स्वागत है आप लोगों का। एसएससी जेईई नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाऊँगा इसका बोर्ड का, आप लोगों के टेंशन ना ले। अभी तक इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या चीज़ें थी। इंट्रोडक्शन में 2 लेक्चर मैंने लगभग ले लिया आप लोगों का। उसमें बता दिया कि क्या होता है आरसीसी और क्यों यूज करते हैं स्टील को, प्लस कुछ लिमिटेशन भी बताए थे। और डब्ल्यूएसएम बता दिया आप लोगों को, डब्ल्यूएसएम का मान्यताएं लिखवा दी क्या क्या होता है। और उसके बाद आप लोगों को मैंने बता दिया कि एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शन की डी क्या होता है, एक्स क्या होता है, कैपिटल डी क्या होता है यानी इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, ग्रास डेप्थ क्या होता है, क्लियर कवर क्या होता है, सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी आई थिंक कुछ लोगों को क्लियर कवर में प्रॉब्लम है, कुछ लोग पूछ रहे थे, तो उसे अभी कंफर्म आप लोगों को करा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लियर डेप्थ, क्लियर कवर वाला, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ा सेक्शन बनाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई बीम सेक्शन है बीम सेक्शन है कोई, और ये कैपिटल डी है। कैपिटल डी क्या है हमारा, ग्रास डेप्थ है। कैपिटल डी हमारा क्या है, ग्रास डेप्थ है। उसके बाद आगे चलेंगे, ये क्या है हमारा, बिर्थ है। तो बिर्थ का खैर क्लियर कवर में कोई यूज नहीं है फिलहाल इतना, क्योंकि उसके हिसाब से देखा जाए न्यूमेरिकल के हिसाब से है तो वैसे भी, क्योंकि क्लियर कवर इस तरह से होता है, चारों तरफ बराबर छोड़ा जाता है। बिर्थ की तरफ भी उतना ही छोड़ना है और नीचे से भी उतना ही छोड़ना है, तो बराबर ही होता है, उसमें वो नहीं करना है। इसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसका डायमीटर अगर मैं मान लूँ, ये बार जो है इसका डायमीटर मैं मान लेता हूँ कि हमारा 5 है। जो मेन बार है इसको मेन बार बोलते हैं, मेन बार का है 5 ऑफ मेन बार। मेन बार का डायमीटर इतना है। तो देखिए ये जो बार है ना, ये बार के नीचे से, यहाँ से देखिए नीचे से पॉइंट कर रहा हूँ मैं, नीचे से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि सेक्शन के लोअर पॉइंट और प्लस बार के लोअर पॉइंट के बीच की जो दूरी होगा उसको बोलते हैं क्लियर कवर। क्या बोलते हैं, क्लियर कवर। नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर कवर का हो गया। और एक होता है आपका इफेक्टिव कवर, आवरण। कवर मतलब आवरण होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर मतलब शुद्ध आवरण, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, शुद्ध आवरण, ये हो गया शुद्ध आवरण। उसके बाद एक होता है इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर होता है जो वो होगा, जैसे ये डाया है ना, इस डाया बार है, बार के सेंटर पॉइंट कौन सा हुआ, ये हुआ। तो इस सेंटर पॉइंट से दोनों का सेंटर देखा जाए, सारे जितने भी बार नीचे लगे रहेंगे, लोअर जो बार रहेगा सबसे नीचे, ऐसे उसमें भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोअर वाला जो होगा, तो इसके सेंटर से ये लोअर पार्ट ऑफ सेक्शन के बीच का जो दूरी होगा, लोअर पार्ट ऑफ सेक्शन के बीच का जो दूरी होगा, इसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर। ठीक। और देखिए ये बार के सेंटर से अपर, जो सेक्शन के अपर एज तक की दूरी जो होगा उसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ठीक, कल मैंने बताया था ये डी, कैपिटल डी क्या है हमारा, ग्रास डेप्थ है। ग्रास डेप्थ या इसी को बोलते थे संपूर्ण गहराई। कुछ लोग बोल भी रहे थे कि सर थोड़ा हिंदी में भी लिखा करें। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में भी जानना चाहिए क्या चीज़ें होती हैं, नाम क्या होता है इनका। और ये डी जो है इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव डेप्थ, प्रभावी गहराई। अच्छा, कुछ लोग बोलते होंगे सर ये दिया है, ये दिया है, तो ये बता क्यों रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्या है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, वहाँ पे हमें हो सकता है मैक्सिमम टाइम दिया रहता है क्या, ये ग्रास डेप्थ दिया रहता है। अगर इफेक्टिव प्रभावी गहराई दे दिया तो अच्छी बात है, हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्रास डेप्थ दिया तो करना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए न्यूमेरिकल में बात कर लेते हैं, ऐसा कर दे। लेकिन जब डिज़ाइन करने के लिए देगा कि बीम का डिज़ाइन करें, तो उस केस में तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो अभी हम बताने जा रहे हैं। प्लस क्लियर कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है, इसके विषय में लिखने के लिए आता है। तो इसी तरह से आप फिगर बनाओगे, फिगर बना के फिर दिखाना भी पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। अब देखिए, अगर मैं बात कर लूँ इफेक्टिव कवर की, अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो कैसे पता चलेगा। तो जो इफेक्टिव कवर है, इफेक्टिव कवर इक्वल टू हो जाएगा क्लियर कवर
क्लियर कवर प्लस, आप लोग खुद बताइए, क्लियर कवर हो गया यानी यहाँ से यहाँ तक। अब हमें ये वाली दूरी भी चाहिए, ये वाली भी दूरी चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, ये डाया बार हमें पता होगा, उसमें अगर 2 से, क्योंकि सेंटर पे ही बोल रहा हूँ कि सेंटर से एज तक की दूरी है, तो इसके एज तक की दूरी हमें पता है, प्लस इसका आधा कर देंगे तो हमें क्लियर इफेक्टिव कवर मिल जाएगा। तो इसमें कर देंगे प्लस फाई ऑफ मेन बार अपॉन 2, ये हो जाएगा, तब हमें मिल जाएगा क्या, इफेक्टिव कवर मिलेगा। अब उसके बाद अगर इफेक्टिव डेप्थ की बात करें, यानी डी निकालना चाहे स्मॉल डी, तो कैपिटल डी अगर हमें पता होगा, डिजाइन करते समय ज़्यादा यूज होता है ये, न्यूमेरिकल में मैक्सिमम टाइम हो सकता है जब एमआर निकालने के लिए बोलेगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बताएंगे, उसको निकालने के लिए बोलेगा, तो उस केस में तो हम इफेक्टिव कवर को इसमें से माइनस कर देंगे, तब तो हमारा ईजिली निकल जाएगा, और ये हो जाएगा इफेक्टिव कवर। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक ये और एक ये चीज़। मैक्सिमम बहुत बार आप लोग जब एसएससी जेईई का एग्ज़ाम देने जाएंगे ना आगे चल के, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि डायरेक्ट फिगर बना के दे देता है इफेक्टिव कवर, और आपका ये पूछ लेगा और इफेक्टिव डेप्थ, तो वहाँ से आपको ये पता होगा कैसे कैसे निकलता है, तभी तो निकाल पाएंगे ना। तो ये चीज़ें ऐसे निकलेगा। अब अगर बात करते हैं आगे, अब इसमें ठीक है, मेन बार का डाया आपको पता होगा। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर इफेक्टिव क्लियर कवर कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये वाला जो इफेक्टिव कवर होगा ना, जो क्लियर कवर होगा, क्लियर कवर गिवन रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो इफेक्टिव कवर डायरेक्ट आप ले सकते हैं 30 से 40 mm के बीच, उसके बीच में ले सकते हैं 30 से 40 mm। अगर दिया हुआ है तो इस तरह से करें, नहीं दिया है तो 30 से 40 mm ले लेंगे। और बाकी और इसके बीम के लिए तो ये हो जाएगा, स्लैब के लिए अलग हो जाता है, 15 से 25 mm तक हो जाता है। और फिर प्लस डिपेंड करता है डाया बार कौन सा यूज किया गया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इतना चीज़ें थी, इसको सही से कर लीजिएगा आप लोग। इसको मिटाते हैं ज़रा, फिर कुछ और चीज़ें बात करते हैं। और एक चीज़ और है, AST कैसे निकालेंगे। जैसे ये तो मैंने बोल दिया एरिया ऑफ स्टील है, एरिया ऑफ स्टील। AST क्या है हमारा, एरिया ऑफ स्टील, यानी जो छड़ प्रोवाइड किए हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैसा एरिया है, यहाँ लिख लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा एरिया ऑफ स्टील, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील। तो कैसे निकालेंगे, तो जो AST इक्वल टू होता है, आप लोग सर्कल का ये सर्कल है, इसका एरिया आप लोग निकालना जानते हो क्या होता है। एरिया इक्वल टू आप लोग जानते होंगे कि पाई आर स्क्वायर बाई, पाई आर स्क्वायर ही होता है, बाई नहीं है। अब उसके बाद अगर इसे हमें देखिए डायरेक्ट डायमीटर पता होगा, तो चाहे तो डायमीटर को आप रेडियस में चेंज करके फिर करिए, तो इतना करने से अच्छा है कि एक नया फार्मूला बना लेते हैं। एरिया इक्वल टू पाई इंटू रेडियस इक्वल टू क्या होता है, जो डायामीटर होगा उसका आधा, तो डायामीटर बाई 2, तो डायमीटर रेडियस क्या था, स्क्वायर, ये भी तो रेडियस ही हुआ ना। तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई 5 स्क्वायर बाई 4। ये वाला फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अब प्लस देखिए यहाँ एक ही सर्कल का निकालने के लिए है ना, अगर नंबर ऑफ सर्कल इंक्रीज कर जाए तो 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो जितने बढ़ेंगे उसमें इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि AST इक्वल टू हो जाएगा n इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर, 5 मेन का स्क्वायर बाई 4, इस तरह से। और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बार है। कौन सा बार है, मेन बार, नंबर ऑफ मेन बार। ऐसा नहीं है कि ऊपर भी होता है तो उसको भी कंसीडर कर लेंगे, वो एंकर बार होता है जो ऊपर प्रोवाइड करते हैं ना, यहाँ पे किनारे किनारे, ये होता है एंकर बार, बाकी ये होता है मेन बार। और ये हो गया, इस तरह से निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और बता देते हैं यहीं पे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको याद करेंगे, ये याद जरूरी है, ये याद रखना जरूरी है, ये हमेशा यूज होगा, हर न्यूमेरिकल में यूज होगा। जितना भी RCC का न्यूमेरिकल करेंगे इसका यूज होना कंपलसरी है, होना ही होना है। तो याद कर लेंगे इसको, कैसे आया था वो बता दिया।
देखिए ये जो ऊपर बार है ना, ये वाली, और ये जो नीचे बार है, इनका अलग अलग नाम है। इसको बोलते हैं मेन बार, मुख्य छड़ या मुख्य प्रबलन बोलेगा, मुख्य छड़ या मुख्य प्रबलन बोलेगा। और ये जो होता है, ये होता है एंकर बार। और ये वाला जो इस तरह से मुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टीरप्स, छल्ले, या फिर आप लोग देसी में जानते होंगे रिंग, जिसको बोलता है मिस्त्री। और बाकी ये चीज़ें तो बताने की ज़रूरत है नहीं। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये है क्लियर कवर, चारों तरफ क्लियर कवर इक्वल हो, बराबर होगा। अब देखिए जो मेन बार होता है यही लोड लेता है। हमारा जो एंकर बार है उसको हम लोड में कंसीडर नहीं करते कि ये लोड लेता है, फिलहाल लेता भी है लेकिन उसको कंसीडर नहीं करते। उसका काम केवल क्या है, ये जो हमने छल्ला लगाया है ना, जिसको आप छल्ला बोलते हो, यानी स्टीरप्स जो है उसको बस ऊपर सपोर्ट के लिए होता है कि अपने यथा स्थान पर उसको बनाए रखें। ऐसा भी नहीं है कि ये जो रिंग लगता है, जो स्टीरप्स लगते हैं कहीं भी हम डाल देते हैं, उसको भी डिज़ाइन किया जाता है कि कितनी दूरी पर हमें लगाना है, कितनी कितनी दूरी पर लगाना है। आप लोगों ने बीम बनते समय देखा होगा तो उस टाइम पे जो छड़ प्रोवाइड किया जाता है, जो मोटे मोटे सरिया होता है उसे नीचे प्रोवाइड करते हैं, जो पतला होता है दो बार तो ऊपर कम से कम होता ही होता है। ये है सिंगली रेनफोर्स के केस में। ये किसके केस में है, सिंगली रेनफोर्स के केस में। डबली रेनफोर्स के केस में इंक्रीज हो जाता है। देखिए अब इसको यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं, ये क्या है, सिंगली रेनफोर्स बीम। चलिए सिंगली और डबली भी समझ लेते हैं। इतना समझ लेंगे, एंकर बार का यूज केवल और केवल है जो स्टीरप्स हमने लगाया है उसको अपने यथास्थान में बनाए रखने के लिए, उसके पोजीशन में बनाए रखने के लिए, या फिर उसको बांधे रखने के लिए काम करता है। मेन बार क्या है, हमारा लोड का काम करता है। स्टीरप्स क्या होता है, अभी आगे चलेंगे शियर डिजाइन करेंगे तो स्टीरप्स का काम ये होता है, शियर फोर्स जो आता है हमारा बीम में, उसको क्या करेगा ये कि शियर फोर्स को कवर वो करेगा, जो शियर फोर्स आने वाले हैं उनको कवर करेगा, मतलब सपोर्ट करेगा कि शियर की वजह से हमारा बीम जो है वो टूटने ना पाए। आगे देखते हैं सिंगली रेनफोर्स क्या होता है और डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन, इसको बोलते हैं एकल प्रबलित धरण खंड, सिंगली रेनफोर्स बीम। तो देखिए सिंगली रेनफोर्स बीम क्या हुआ, जैसे हमारा ये बीम सेक्शन है, इसमें अगर केवल मेन बार जो है ना नीचे प्रोवाइड कर दिया, मेन बार जो नीचे केवल प्रोवाइड कर दिया, केवल और केवल बीम सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, नीचे का मतलब कहीं भी नहीं, ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है, इसके नीचे अगर प्रोवाइड किया है तो इसको बोलेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम। और डबली रेनफोर्स, और एक होता है डबली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम सेक्शन। एक होता है डबली रेनफोर्स बीम सेक्शन, इसको बोलते हैं दोहरी प्रबलित धरण खंड, दोहरी प्रबलित धरण खंड। तो इसमें क्या होता है, नीचे तो प्रोवाइड करते ही हैं मेन बार और ऊपर भी प्रोवाइड करते हैं मेन बार। जैसे मान लीजिए हमारा खंड हुआ, यहाँ पर हमने इतनी सारी प्रोवाइड कर दी, तो यहाँ ऊपर भी प्रोवाइड करना पड़ता है हमें। तो इस केस में इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस है, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एंकर बार को छोड़ के, एंकर बार की मैं कंसीडर देखिए यहाँ भी नहीं किया, एंकर बार तो लगेगा ही लगेगा, यहाँ भी एंकर बार लगेगा, तो उसको अभी छोड़ के बात करते हैं। जो मेन बार होता है नीचे प्रोवाइड किया केवल न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, उसको बोलेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। सिंगल क्यों, क्योंकि एक ही जगह है। और अगर नीचे तो प्रोवाइड किया है, ऊपर भी प्रोवाइड किया है, तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे, डबली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन बोलेंगे। नीचे भी मेन बार है, ऊपर भी मेन बार है। देखिए ये मेन बार नीचे भी है, मेन बार ऊपर भी है। इसको बोलते हैं मेन बार इन टेंशन साइड, इसको बोलते हैं मेन बार इन टेंशन साइड, इसको ऊपर वाले के बोलते हैं मेन बार इन कंप्रेशन साइड। तो जैसे इसका एरिया जब निकालने जाते हैं तो इसको बोलते हैं AST, मेन बार इन टेंशन साइड, एरिया ऑफ मेन बार इन टेंशन साइड, इसको बोलते हैं ASC, एरिया ऑफ मेन बार इन
कंप्रेशन साइड, इसको ये हो जाता है इसका AST और ASC। और ये बात करेंगे हम डब्ल्यू बीम में, अभी डब्ल्यू बीम पढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी अभी समझा देते हैं कि किस केस में डब्ल्यू बीम हमें यूज करना पड़ता है। समझते हैं किस केस में हमें डब्ल्यू बीम यूज करते हैं। कंडीशन टू यूज डब्ल्यू बीम, डब्ल्यू रेनफोर्स बीम, किस कंडीशन में डब्ल्यू रेनफोर्स बीम हमें यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फर्स्ट यहाँ लिख देंगे, इफ़ सिंगली रेनफोर्स जो बीम होगा, शॉर्टकट में लिख देते हैं SRBS, जो सिंगली रेनफोर्स बीम सेक्शन होगा, अगर वो हो जाए ओवर रेनफोर्स्ड, अभी ओवर रेनफोर्स अंडर रेनफोर्स समझाएंगे क्या होता है। अगर ओवर रेनफोर्स हो जाए तो उस केस में हमें सिंगली रेनफोर्स प्रोवाइड नहीं करनी है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम बार बढ़ाएं। देखिए ओवर रेनफोर्स हो गया मतलब बार बढ़ा दिया, और जब ओवर रेनफोर्स हो जाएगा तो क्या हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब हमें यूज करना पड़ेगा डब्ल्यू बीम, यानी कि जो यहाँ पे बार प्रोवाइड किया है अब वो हमें ऊपर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन, अगर इसका क्रॉस सेक्शन जो है ना, क्रॉस सेक्शन, अगर इसका क्रॉस सेक्शन हमें फिक्स कर दिया जाए कि इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, क्रॉस सेक्शन अगर फिक्स किया जाए कि इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, जितना हमें प्रोवाइड हो गया, जैसे मान लेते हैं इसको हमें 300 रख दिया, मान लीजिए इसको हमने 300 रख दिया और इसको 400 रख दिया। अब हमारे पास लिमिटेशन है कि हम इस 400 mm, 300 mm, 400 mm, अब क्या करना है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं बढ़ा सकते, हमें ये हमारे लिए फिक्स है कि इससे ज़्यादा हम करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और तब भी हमारा बार ज़्यादा आ रहे हैं, यानी तब ओवर रेनफोर्स होगा हमारा सेक्शन, तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू रेनफोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमारा सेक्शन की साइज़ क्या हो जाए, छोटी हो जाए। थर्ड का अगर बात करें, हैवी लोड आ रहा है, अगर हैवी लोड आ रहा है तो उस केस में भी हमें डब्ल्यू रेनफोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, सिंगली रेनफोर्स हमारा नहीं झेल पाएगा। और तीसरा, और इसके बाद भी है बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट है, जैसे अगर सेक्शन हमारा बड़ा हो रहा है, अगर सेक्शन बड़ा हो रहा है, जैसे क्रॉस सेक्शन बड़ा हो रहा है, अगर डेप्थ बड़ा हो रहा है, अगर ये बताइए बीम आपकी ऊंचाई छत की जो होती है 3 से 3.5 के बीच में होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती सीलिंग हाइट, अगर उसमें से मैं बोल दूं सिंगली रेनफोर्स आप डिज़ाइन कर रहे हो, अगर मान लीजिए पहले जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर आप रख रहे हो मोटर वगैरह रख रहे हो, हैवी जिम वगैरह का अपना इंस्ट्रूमेंट रख रहे हो, तो उसका हैवियर होते हैं, तो उसकी वजह से लोड ज़्यादा आएगा छत पे। तो जब लोड ज़्यादा आएगा तो ये बताना कि हमें लोड को कवर करने के लिए, अभी आप देखेंगे जब डिज़ाइन करेंगे ना, तो वहाँ डी की बहुत बड़ा जो डेप्थ है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो वहाँ पे हमें इसका डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। अब बताइए आपका 3 मीटर की ऊंचाई है सीलिंग हाइट की, उसमें से अगर मैं बोल दूँ कि 1.5 मीटर आप कर दो कम से कम, अथवा डिज़ाइन करने के बाद, बीम डिज़ाइन करने के बाद 1.5 मीटर तक आपका आ रहा है बीम, तो वो देखने में अच्छा लगेगा। चलो 1.5 मीटर भी नहीं, 1 मीटर भी आता है तो देखने में अच्छा लगेगा, वो आपके लिए इनकन्वीनियंस हो जाएगा, वो आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, जगह ज़्यादा लेगा वो। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू रेनफोर्स बीम प्रोवाइड करना पड़ जाएगा, जिससे की वजह से डब्ल्यू रेनफोर्स बीम प्रोवाइड करेंगे तो हमारा सेक्शन की साइज़ छोटी हो जाएगी, यानी डेप्थ छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो स्पैन आई थिंक आप लोग जानते होंगे, सोम में स्पैन क्या होता है, 2 सपोर्टों के बीच की दूरी को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बीम है तो 2 सपोर्टों के बीच की दूरी को बोलते हैं स्पैन, या फिर पार्ट बोलते हैं स्पैन। तो अगर ये स्पैन बहुत ज़्यादा आ रहा है किसी भी, जैसे मान लीजिए हॉल वगैरह बनानी है, घर का हॉल, मैरिज हॉल, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, स्पैन बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। ज़्यादा लोगों की गैदरिंग होती है तो उस केस में जगह ज़्यादा चाहिए होता है, कॉलम बीच बीच में जगह नज़दीक लगा देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, उस भी कंडीशन में हमें कैसा यूज करना पड़ेगा, डब्ल्यू रेनफोर्स बीम प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलिए इतनी बातें हो गई, ये लिखने के लिए आता है इसलिए समझा दिया मैंने कि डब्ल्यू रेनफोर्स बीम कब प्रोवाइड करते हैं। तो यही कंडीशन है 3-4 जो बता दिया, कि जब सिंगली रेनफोर्स बीम ओवर रेनफोर्स हो जाए और क्रॉस सेक्शन इसका फिक्स हो जाए कि इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, और लोड भी फिक्स हो जाए। लोड हम कम तो कर ही नहीं सकते हैं, लोड हम कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें जब पता है कितना लोड आने वाला है तो लोड कैसे कम कर दोगे, तो लोड नहीं कम कर सकते हैं। तो उस केस में भी हमें डब्ल्यू रेनफोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। और होता है अगर हैवी लोड आ रहा हो, लोड बहुत ज़्यादा आ रहा हो, उस केस में भी प्रोवाइड करेंगे। अगर स्पैन ज़्यादा हो जा रहा है, स्पैन ज़्यादा हो रहा है, उस केस में भी हम डब्ल्यू रेनफोर्स बीम प्रोवाइड करेंगे।
अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, जो चीज़ें हमने लिखवाया है यहाँ पे, इसको आप चाहें तो जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ उस टाइम पर आप नोट करते जाएँ। अब देखिए, मैं सिंगली रेनफोर्स भी पहले मैं आपको WSM पढ़ा रहा हूँ। अब WSM में पहला जो टॉपिक होगा आपका, मैं ये सिंगली रेनफोर्स ही पढ़ाऊँगा। सिंगली एकल प्रबलित धरण एकल प्रबलित धरण खंड। अब देखिए, एक चीज़ आप लोगों को शिकायत है, आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो। जब वीडियो पूरा नहीं देखते हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस मीन्स कि जो चीज़ें मैं समझाते जा रहा हूँ बीच बीच में बताया हूँ, हो सकता है लास्ट में चीज़ें बता दिया हूँ, और फिर यहाँ पर मैं हर लेक्चर में बार बार वही चीज़ तो नहीं समझाऊँगा, आगे बढ़ूँगा। तो अब अगला जब मैं टॉपिक यहाँ पढ़ाने लगूँगा तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, अरे सर ने क्या बताया था, कैसे हो गया। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत कम लोग देखते हैं, वीडियो पूरा देखते ही नहीं है। अब पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलता है, आई थिंक क्या ही बोलना। तो सही से पढ़ें, अपना वीडियो पूरा देखें एटलीस्ट, कम से कम। ज़िंदगी में और कोई काम तो है नहीं, पढ़ाई लिखाई ही काम आने वाला है, बाकी खुद ही समझदार हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं, सिंगली रेनफोर्स बीम में पहला बात कर लेंगे हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसको बोलते हैं उदासीन अक्ष की गहराई। उदासीन अक्ष की गहराई। तो देखिए उदासीन अक्ष क्या होता है, जैसे मान लीजिए बीम सेक्शन है हमारा, एक इसका पॉइंट होगा, यहाँ मान लीजिए हमारा स्टील हो गया, इसका सेंटर जा रहा है, ये चीज़, ये कंप्रेशन में होगा, ये टेंशन में होगा। तो देखिए ये होता है न्यूट्रल एक्सिस वाली लाइन है, ये न्यूट्रल एक्सिस वाली लाइन है। तो न्यूट्रल एक्सिस का यूज क्या है उसको बता देता हूँ कि क्यों बता रहा हूँ न्यूट्रल एक्सिस को। देखिए ये डेप्थ जो न्यूट्रल एक्सिस को, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे हर जहाँ हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत जगह दूसरे दूसरे नाम से करता है, तो उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक्स से करेंगे, वाई से करिए, आप जेड से करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिससे करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक दूरी होती है ऊपर से या फिर नीचे से, अगर चलिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का मैं स्मॉल डी बोल देता हूँ, तो नीचे से ये दूरी कितनी होगी, नीचे से ये दूरी हो जाएगा d माइनस एक्स। अभी पिछली उसमें बताया था मैंने जब फिगर बनाया था, तो d माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक देखिए यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ फोर्स जो स्ट्रेस होगा वो c अगर हो जाता है, मान लीजिए कुछ वैल्यू हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस की तरफ हम जा रहे हैं, देखिए यहाँ से जैसे जैसे मैं न्यूट्रल एक्सिस की तरफ जाता जाऊँगा, हमारा जो स्ट्रेस होगा कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस कितना हो जाएगा, जीरो, जहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस बोल रहा हूँ, जहाँ पे हमारा स्ट्रेस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फोर्सेस कितना लगेंगे वहाँ पे, जीरो, वहाँ फोर्स कोई लगेगा ही नहीं। तो उसी पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। और उसके जस्ट नीचे जाने लगेंगे, उसके जस्ट नीचे जाने लगेंगे तो बढ़ने लगेगा, और वो कैसा फोर्स आने लगेगा, टेंशन फोर्स आने लगेगा। इसी तरह अगर उल्टा देखें, इधर से नीचे से जैसे जैसे ऊपर हम जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हमारा टेंशन फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे, जहाँ पे जीरो हो रहा है, जहाँ पे हमारा फोर्सेस का वैल्यू जीरो हो रहा है, स्ट्रेसेस का वैल्यू जीरो हो रहा है, उसी पॉइंट को बोलते हैं कि ये न्यूट्रल एक्सिस है। उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये न्यूट्रल एक्सिस है। और उसी न्यूट्रल एक्सिस को टॉप से जब देखते हैं तो उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, या फिर नीचे से देखना चाहते हैं नीचे से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जाम में हम कह रहा हूँ, हम सारा पढ़ेंगे सब्जेक्ट में ऊपर से ही कंसिडर करते चलेंगे, ऊपर नीचे हर जगह नहीं चलेंगे। या नीचे से करना चाहते हैं नीचे से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये जो x है, x को ही बोलता हूँ मैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसी को बोलेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जहाँ भी NA लिखूंगा इसका मतलब समझ जाइए आप लोग, NA मतलब है न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष।
क्या है ये, उदासीन अक्ष है। ये न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस के भी दो होंगे हमारा, टाइप्स तो नहीं बोल सकते हैं, फिर भी आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। दो टाइप के होंगे, एक हमारा होगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। दूसरा होगा हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए जो क्रिटिकल डेप्थ है इसको एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको एक्सेस से रिप्रेजेंट करेंगे। जरूरी नहीं है, हम अपने समझने के लिए करते हैं इसको। एक्सेस ये मतलब एक्चुअल हो गया, एक्सी मतलब क्रिटिकल हो गया। ठीक, तो देखिए आगे देखते हैं इसके क्या होगा। देखिए एक्सी हो गया, एक्से हो गया। अब इसी एक्सी और एक्से की बात करेंगे, यही सबसे बड़ी खेल है, यही चीज़ें हमारा चेंज करता है कि डबली बनने वाला सेक्शन कि सिंगली बनने वाला है सेक्शन, हमारा सिंगली रेनफोर्स होने वाला है कि डबली रेनफोर्स होने वाला है। अगर सिंगली रेनफोर्स है तो बैलेंस सेक्शन है, या फिर ओवर रेनफोर्स है, या फिर हमारा अंडर रेनफोर्स है। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का यूज कब बोलेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? डिजाइन करते समय। कब करेंगे? डिजाइन करते समय। और ये कब होगा? जब लोडिंग आएगा, एक्चुअल में जब लोडिंग आएगा तो उस कंडीशन में जो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ होगा उसको बोलेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यानी कि जब रियल में स्ट्रक्चर बनने के बाद उस पर जब हम लोड डाल रहे हैं उस टाइम पे जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ गया है उसी डेप्थ को बोलेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और क्रिटिकल वाला ये है जब हम डिजाइन करते समय अपने से एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे आएगा, अपने से नहीं, तो वो हमारा डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील और डेप्थ हमने क्या लिया है उसके ऊपर, उसके अनुसार हम इसको डिजाइन कर लेते हैं। तो वो होगा जब डिजाइन करते समय हम न्यूट्रल एक्सिस लेते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल में जब लेते हैं जो मतलब लोड आने के बाद जो न्यूट्रल एक्सिस आया उसको बोलेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब बात कर लेते हैं इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको इरेज करेंगे, लिखना चाहे लिख लें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला बात करेंगे हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि क्रांतिक, हिंदी में बोलेंगे क्रांतिक, क्रांतिक, अब पता ना क्रांतिक कैसे होता है, क्रांतिक उदासीन, क्रांतिक उदासीन अक्ष की गहराई, क्रांतिक उदासीन अक्ष की गहराई। तो देखिए सबसे जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स सी से, एक्स सी, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको एक्स सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होगा उसको किससे करेंगे? उसको एक्स ए से करेंगे। तो चलिए सेक्शन एक बनाते हैं, बिना सेक्शन के नहीं कर पाएंगे, सेक्शन बनाना हमें पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमारा ये स्टील है और ये मान लेते हैं हमारा न्यूट्रल एक्सिस आया, न्यूट्रल एक्सिस वाली लाइन है, ये ऊपर का है लाइन और ये हमारा इसके सेंटर से लाइन गया है, किसके? स्टील के सेक्शन से। अब स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं। पहले दिन हमने बताया था स्ट्रेस डायग्राम में कि ऐसा कैसे क्यों बनता है, हमने बता दिया था एक दिन पहले वाले वीडियो में। अगर इसको सिग्मा सी बी सी बोलते हैं, ये कंप्रेशन साइड है ना, ऊपर कंप्रेशन साइड है सिग्मा सी बी सी, और इसको मैंने एट द लेवल ऑफ स्टील, यहाँ पर चलिए दिखा देते हैं, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील के लेवल पर स्ट्रेस में कितना कंक्रीट कितना स्ट्रेस आएगा उस चीज़ को देखेंगे। और देखिए
हम किसी एक ही चीज़ को लेके चलेंगे, दोनों चीज़ को लेके चलेंगे, स्टील का अलग कंक्रीट का अलग। तो स्टील वाला, अच्छा ये बताइए, स्टील में जितना कंप्रेसिव फोर्स होगा स्टील में जितना टेंशन फोर्स होगा उतना ही फोर्स कंप्रेशन फोर्स क्या कंक्रीट में हो सकता है क्या? नहीं, स्टील में जो टेंशन फोर्स होगा बहुत ज़्यादा होगा, कंप्रेशन फोर्स कंक्रीट में उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्मा एस टी बाई एम। मैंने एक रिलेशन बताया हुआ था कि सिग्मा एस टी इक्वल टू एम सिग्मा सी बी सी। तो यहाँ से हमने सिग्मा सी बी सी इक्वल टू निकाला है, तो सिग्मा एस टी अपन एम आया है। तो देखिए स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट में स्ट्रेस कितना आएगा, ये क्या है, ये कंक्रीट में स्ट्रेस है, कंप्रेशन स्ट्रेस है कंक्रीट में ना। टेंशन में अगर भाग दे दें, इसे यहाँ लिख सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस है नहीं सिग्मा सी बी सी, तो कितना होगा, ये हमने रिलेशन एक कल बताया था आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करके हमने किया सिग्मा एस टी अपन एम। क्या कर रहा हूँ कि कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट में ही निकाल रहा हूँ, लेकिन किसके लेवल पे, स्टील के लेवल पे। तो उसमें एम से डिवाइड करेंगे तब जाके ये वाला और ये वाला दोनों क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं, तभी बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये रिलेशन हमें पता था पहले से, इसलिए इसको इरेज करता हूँ। और देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस है कि नहीं, ये वाला न्यूट्रल एक्सिस वाली लाइन है। अभी मैंने बोला न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को क्रिटिकल के केस में किससे दिखाएंगे, एक्सिस से दिखाएंगे। तो ये वाला जो रिमेनिंग बचा, ये जो बचा, ये कितना बचा, ये जो रिमेनिंग बचा हुआ है, ये हमारा बचा हुआ डी माइनस एक्स। कैसे, क्योंकि यहाँ से जो इसका सेंटर लाइन है, यहाँ से इसके टॉप तक की दूरी को कितना बोल रहा हूँ मैं, इफेक्टिव डेप्थ डी बोल रहा हूँ, इफेक्टिव डेप्थ डी बोल रहा हूँ। चलिए इतना तो हमारा फिगर आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला भी लिखवा सकता हूँ मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फार्मूला डायरेक्ट लिखवा देने से फिर आप लोगों को याद होगा नहीं होगा, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए मैं डेरिवेशन करके दिखा देता हूँ कैसे आया हुआ है, ताकि आप लोगों को अगर नहीं भी आता इन द केस तो आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट करें। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है नहीं, छोटा सा है, मैथमेटिकली है, आप जल्दी कर लेंगे ईजिली। अब देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना ये ट्रायंगल, और ये ऊपर भी ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। तो अब ये बताइए, सिग्मा एस टी अपन एम कर दिया, सिग्मा सी बी सी और सिग्मा एस टी क्या है, अभी इक्वल है। अभी बताया था ना, जो सिग्मा सी बी सी हो गया इक्वल टू सिग्मा एस टी अपन एम किया, तो ये वाली और ये वाली इक्वल हुआ कि नहीं, हो गया, ठीक है। और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, और ये वाला एंगल इक्वल होगा। मैथ पढ़े हुए हो तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल इक्वल होते हैं, वो आप लोग जो जानते होंगे। तो ये एंगल। अब ये बताइए, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ा होगा सिमिलर होने के लिए कि दो भुजा बराबर हो और एक एंगल, दोनों में से दो भुजा एक एंगल बराबर हो तब भी हमारा सिमिलर हो सकता है, या फिर दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो तब भी हो सकता है सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बाय, देखिए ये क्या है, ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम, इसको स्ट्रेन डायग्राम मत समझ लेना आप लोग, ये स्ट्रेस डायग्राम है। बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पे। जब सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो देखिए ये वाला ट्रायंगल इस वाला ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो उस केस में अगर सिग्मा सी बी सी, देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर यहीं पे है बात ध्यान देने वाला, सिग्मा सी बी सी अपान एक्स सी किया, सिग्मा सी बी सी अपान एक्स सी किया, तो यहाँ भी सिग्मा एस टी अपान एम अपान ये वाला दूरी करना पड़ेगा कि नहीं, ये दूरी अपान ये दूरी, जैसे यहाँ पे ये दूरी अपान ये दूरी किया, अगर इसको मान लें लंब मान लें तो लंब अपान आधार अगर मैंने किया, लंब बटा आधार किया अगर मैंने, ये क्या है सिग्मा सी बी सी लंब हो गया, एक्स सी क्या हुआ हमारा आधार हो गया, यानी ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ये हमारा बेस हो गया, लॉन्गिट्यूडनल अपन बेस कर दिया इक्वल टू, यहाँ भी लॉन्गिट्यूडनल, ये एंगल है ना, तो एंगल के ठीक सामने जो होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और उसके बेस में जो होता है जिससे लगा होता है एंगल उसको बोलते हैं बेस, और उसके ठीक अपोजिट साइड ये वाली जो सबसे लंबी लाइन होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा एम एस सिग्मा एस टी अपान एम, ये तो होगा क्या
हमारा आ गया लॉन्गिट्यूडनल, और ये क्या है हमारा ये आ गया परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या है बेस। तो बेस कितना है d माइनस एक्स, इतना था। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर होएगी तो फिर पूछ लेना, जो डाउट सेशन चलेगा उसमें पूछ लेंगे। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई थिंक आप लोगों को आता ही होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए ये सिग्मा सी बी सी डी माइनस एक्स इक्वल टू एक्स सी, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या एक्स सी सिग्मा एस टी अपान एम, हुआ कि नहीं हुआ? चलिए m का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा सिग्मा सी बी सी डी माइनस एक्स इक्वल टू एक्स सी इंटू सिग्मा एस टी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो देखिए m सिग्मा सी बी सी इंटू डी हो जाएगा कि नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, माइनस m सिग्मा सी बी सी इंटू एक्स सी, ये एक्स सी है ना, इंटू एक्स सी इक्वल टू क्या हुआ एक्स सी इंटू सिग्मा एस टी। अब देखिए जो एक्स सी वाला टर्म्स है, उनको एक साइड कर दें, और जो बिना एक्स सी वाला उसको एक साइड कर दें। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m सिग्मा सी बी सी इंटू एक्स सी प्लस एक्स सी सिग्मा एस टी, m सिग्मा सी बी सी इंटू डी। आई थिंक इतना तो आता ही होगा, कैसे इंटरचेंज ही किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। इसको उधर भेज दिया, इसको इधर ही अकेले छोड़ दिया, तो m सिग्मा सी बी सी बचा है, माइनस था उधर गया प्लस हो गया, दर्श ये दोनों प्लस है। अब देखिए दोनों जगह कॉमन क्या है, एक्स सी कॉमन है। आगे चलेंगे, देखिए ध्यान से देख लेंगे, दोनों जगह क्या है कॉमन, एक्स सी कॉमन है। तो अब एक्स सी अगर कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला हमारा m सिग्मा सी बी सी, अब प्लस क्या बचा सिग्मा एस टी, प्लस सिग्मा एस टी इक्वल टू क्या बचा हुआ है हमारा m सिग्मा सी बी सी इंटू डी बचा हुआ है, m सिग्मा सी बी सी इंटू डी। डी क्या है हमारा इफेक्टिव डेप्थ, याद रखेंगे उसको। अब देखिए एक्स सी इक्वल टू, इसको ट्रांसफ़र कर दूँ, उधर भेज दूँ। देखिए आप चाहें तो ये वाला फार्मूला डायरेक्ट याद करके निकाल सकते हैं, या तो फिर जैसे मैं कर रहा हूँ लास्ट में जो आएगा उससे, मैक्सिमम टाइम लास्ट वाले से ही होता है। तो यहाँ बचा क्या m सिग्मा सी बी सी इंटू डी मल्टीप्लाई बाई डी अपान क्या बचा m सिग्मा सी बी सी, इसको भेजा इधर तो डिवाइड में जाएगा, प्लस सिग्मा एस टी। यही है हमारा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लगभग सारे न्यूमेरिकल में इसका यूज होने वाला है, तो इसको याद कर लेंगे। सॉरी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे एक्स सी है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एम क्या है मॉड्यूलर रेशियो, डी क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन, ये है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन। सिग्मा सी बी सी क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेस, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है बेसिकली, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस याद रखना। मैं लिख रहा हूँ कंप्रेसिव, लेकिन चलिए लिख ही देते हैं, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। और देखिए परमिसिबल अभी इस केस में है, वो केवल कंप्रेसिव स्ट्रेस भी हो सकता है, चलिए छोड़िए, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया। और सिग्मा एस टी क्या है हमारा टेंशन स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंशन स्ट्रेस इन स्टील। इतनी चीज़ें 1 2 3 4, हाँ ठीक है, इतनी चीज़ें हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये हो गया क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप।
चाहें तो डायरेक्ट ये चीज़ याद कर ले, जिनको याद करने की कैपेसिटी अच्छी है वो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेंगे। बाकी जिनको न्यूमेरिकल ईजी डेरिवेशन इसका ईजी लगा तो वो नहीं याद करेंगे, तब भी उनको याद हो ही जाएगा। कोई न्यूमेरिकल करते करते सारे फार्मूला याद हो जाएंगे, परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है कि नहीं याद होंगे। ये श्योर मैं गारंटी लेता हूँ। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं आप तो ये बेसिकली आपको कन्फर्म है कि ये याद होना ही होना है, हो जाएगा, क्योंकि बार बार इसका यूज होने वाला है, ये याद हो जाएगा। ये सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बना लें। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वास्तविक उदासीन अक्ष की गहराई। पूरा वीडियो देखिएगा, एक भी चीज़ें आपको ऐसा नहीं होगा जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी। अगर यहाँ पे आपको स्किप हो जा रहा है, नहीं समझ में आया, डाउट सेशन होता ही है, उसमें पूछ लेंगे। और अगर इतना भी डिटेल में समझाने में नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या ही बोल सकता हूँ मैं। आगे देखते हैं। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात किए हुए हैं हम, तो देख लेते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको एक्स ए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था इसको एक्स ए से रिप्रेजेंट करना है। किससे करना है? एक्स ए से। चलिए सेक्शन बना लेते हैं। डायरेक्ट फार्मूला भी लिखवा सकता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बस समझने के लिए करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के आप लोग को श्योर है कि तैयारी तो करने ही वाले हो, कम से कम 50% लोग, तो वहाँ पर आप लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने वाला है। ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया बी, ये हो गया आपका इफेक्टिव डेप्थ डी, और इधर हम स्ट्रेस डायग्राम बना देते हैं। डॉटेड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये ज़्यादा हो सकता है। देखिए यहाँ एस टी लिखा हूँ, स्ट्रेस इन स्टील लिखा हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ डॉटेड कर दूंगा कि आगे तक जा सकता है। और यहाँ पे देखिए सिग्मा CBC लिख देता हूँ। इसको एक्स से, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोला तो एक्स से बोलूँगा। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक का डी है, ये एक्स से हमें पता होगा, तो ये कितना हुआ? ये डी माइनस एक्स से हुआ। कितना हुआ? डी माइनस एक्स से। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और देखिए एरिया ऑफ स्टील क्या है? MAST बताया था मैंने। क्यों बताया था? मैंने एक रिलेशन लिखाया था कि ASC इक्वल टू हो जाएगा MAST। कहाँ से आया हुआ था ये चीज़? मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था। अब बताइए, जो लोग नहीं देखे होंगे वीडियो पिछला वाला, उनको ये कैसे समझ में आएगा कि ये कहाँ से आया? वो तो बोलेंगे सर डायरेक्ट लिखवा रहे हैं। डायरेक्ट तो मैं कुछ लिखवाता नहीं, वैसे भी चीज़ें, सारी चीज़ें, सब कुछ दिया, सब कुछ का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, कोई ना कुछ कहीं ना कहीं से आया होता है। जो चीज़ नहीं आया होता है उसको हम बता देंगे कि IS कोड ने डायरेक्ट इसको रिकमेंडेड किया हुआ है कि ऐसे आएगा। और चलो ठीक है, IS कोड से याद आया, मैंने आप लोगों को IS कोड सेंड कर रखा है, उसको आराम से डाउनलोड करिएगा। नया ख़रीदना चाहे, वैसे एग्ज़ाम में तो चाहिए ही होगा, चाहे तो उसको प्रिंट आउट निकाल लें आप लोग, चाहे तो ख़रीद लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इसका जब हम निकालने चलेंगे, इसको दो तरीके हैं। टेंशन फोर्स इक्वल टू कंप्रेशन फोर्स कर दूं तब भी आ जाएगा, या तो फिर मैं एरिया का मोमेंट निकाल दूं, एरिया का मोमेंट निकाल दूं तब भी हमारा आ सकता है। किसके रिस्पेक्ट में? न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। देखिए इधर लिखते हैं कंप्रेशन साइड, एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया about neutral axis from compression side। अच्छा देखिए कंप्रेशन साइड कौन सा होता है? न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला जो होता है उसे कंप्रेशन बोलते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है? टेंशन होता है। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन, इससे ऊपर कंप्रेशन, इसके नीचे टेंशन। तो कंप्रेशन साइड की तरफ से इक्वल टू हो जाएगा मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस
फ्रॉम टेंशन साइड, टेंशन साइड की तरफ मोमेंट ले लेंगे किसके अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, यानी कि इस तरह से और इस तरह से ये मोमेंट है। आप मोमेंट का सिंबल तो पता ही होगा, इस तरह से बनता है मतलब मोमेंट होता है, इस तरह बनता है मतलब मोमेंट होता है। और ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक और मेथड है कि टेंशन फोर्स इक्वल टू कंप्रेशन फोर्सेस की कर दूँ तब भी आ जाएगा, और फिलहाल वो वाला थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा तो इस वाले से करेंगे। और जो टेंशन फोर्स इक्वल टू कंप्रेशन फोर्स वाला होगा वो ईजी पड़ जाएगा हमारा, लिमिट स्टेट मेथड से जब करेंगे वहाँ पर ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। यहाँ पर फिलहाल इस तरह से करेंगे। मोमेंट, एरिया मोमेंट, तो चलिए पहले एरिया लिख लेते हैं। कितना होगा बी इंटू एक्स ए। देखिए चौड़ाई बी है, डेप्थ कितना है एक्स ए है कि नहीं, चौड़ाई बी है, डेप्थ कितना है एक्स ए है। इसका क्या लेना है, इसके सापेक्ष मोमेंट लेना है। ये न्यूट्रल एक्सिस है, इसके सापेक्ष मोमेंट लेना है। तब मोमेंट लेते समय आप लोग जानते हो जब कभी भी यूडीएल केस आ जाता है या फिर कोई स्ट्रक्चर रखा हो जाता है तो सीजी से डिस्टेंस होता है ना। मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सीजी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस लेते हैं प्लस फोर्स होता है। तो यहाँ पे एरिया मोमेंट की बात किया हूँ तो एरिया की जगह फोर्स की जगह क्या होगा, एरिया हो जाएगा। तो एरिया हमने निकाल दिया बी इंटू एक्स से इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सीजी, सीजी से डिस्टेंस। तो इस वाले का सीजी कहाँ होगा, यहाँ होगा। इस सीजी से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, देखिए जो डेप्थ है और रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में सीधे डेप्थ का आधा कर देते हैं, हमारा सीजी पता चल जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स ए बाई 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। तो कर देंगे यहाँ पे एक्स ए बाई 2। ये हमारा एरिया मोमेंट निकल गया। देखिए एरिया इंटू सीजी से डिस्टेंस हुआ कि नहीं, देखिए एरिया इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सीजी, डिस्टेंस फ्रॉम सीजी, ये एरिया हो गया हमारा बी इंटू एक्स से, लंबाई चौड़ाई गुणे गहराई, एरिया होगा कि नहीं। और सीजी से डिस्टेंस मैंने बता दिया कि सेंटर जो होगा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका सेंटर जो होगा डेप्थ के आधे पे, तो ये हो गया इक्वल टू एरिया मोमेंट। इसका देखिए इसका एरिया तो हमें पहले से पता है MAST, तो एरिया निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है एरिया ऑफ स्टील वाले का, हमें एरिया इसका पहले से पता है MAST इंटू सीजी से डिस्टेंस। इसकी सीजी से डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये है ना D माइनस एक्स ए बाई D माइनस एक्स ए, है कि नहीं। सीजी से डिस्टेंस D माइनस एक्स ए, तो कितना हो जाएगा, सीजी से डिस्टेंस इसका कितना है D माइनस एक्स ए, इस तरह हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है, D माइनस एक्स से हो जाएगा। ये देखिए ऊपर एक्स से पता था, ये इसके सेंटर से इसके सेंटर, देखिए सेंटर ही बोला था ना इससे पहले, तो सेंटर बीम का जो बार है, बार का सेंटर कितना हुआ, D माइनस एक्स से पे आया हुआ है न्यूट्रल एक्सिस से, तो D माइनस एक्स से हो गया। अब इसको देखिए आपके बुक में कैसे दिया होगा, बुक में दिया होगा bx_2 इक्वल टू MAST D माइनस एक्स से, ये होगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमारा सीधा 4 मेथड लगेगा, या फिर आपके कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये कैसा हो जाएगा आपका, ये द्विपद हो जाएगा ये समीकरण। स्क्वायर वाला टर्म्स है तो उसी से सॉल्व होने वाला है। अब देख लेते हैं कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, सबको लिख लेते हैं। वेयर बी इक्वल टू विड्थ ऑफ सेक्शन, बी इक्वल टू विड्थ ऑफ सेक्शन, एक्स ए इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसके बाद आपका बचा क्या, m बचा, m वही है आपका मॉड्यूलर रेशियो। AST क्या हुआ आपका, एरिया ऑफ स्टील हो गया। हाँ इतनी चीज़ें हैं। और D क्या है, डेप्थ ऑफ, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन। अच्छा समझ में आया होगा आई थिंक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से। तो ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इस तरह से कैलकुलेट होगा। मेन हमें याद करना है ये फार्मूला हमें चाहिए होगा, मेन फार्मूला हमारा यही है। ये तो डेरिवेशन है, कैसे कैसे आया वो चीज़ बता दिया। और एग्जाम में शायद बुक में शायद ये न दिया हो तो इस तरह से आता है। और देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ डेरिवेशन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद हो, डेरिवेशन पता हो कि ऐसे ऐसे हो सकता है। कभी कभी प्रेशर में आके फार्मूला याद नहीं आता है एग्जाम में, तो आपको मेथड पता है कि कैसे कैसे आया हुआ है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये आपका इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये डॉट डॉट करके एस टी क्यों कर दिया? डॉट डॉट इसलिए क्या हो कि पता नहीं कहाँ तक आगे तक गया है, इस एरिया आप स्ट्रेस इन स्टील दिखा दिया, इसलिए यहाँ पे एरो लगाया कि आगे तक है। अगर एरो ना लगाता, यहाँ पे एम कर देता, तब इसको मैं ख़त्म करके इसे स्ट्रेट लाइन कर देता, तब हमारा ये हो जाता कि चलो यहीं तक है। इस केस में ऐसा हो जाता। चलिए ठीक है, ये मूवमेंट होगा। मूवमेंट आपको बताने की ज़रूरत नहीं था, सोम में वैसे भी आप लोग पढ़े हो, बाकी मैं भी बताया हुआ हूँ 1-2 बार, बाकी जो हमसे सोम पढ़े उनको भी बताया हुआ। चलिए इतनी चीज़ें हैं, आप लोग इतना नोट डाउन कर लें। आज के लिए क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे क्या करना है। इसके आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेक्शन, रेनफोर्स सेक्शन कौन कौन से है, अंडर रेनफोर्स है, बैलेंस सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, फिर उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी देख लेंगे उसी टाइम पे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। बस इतना ही है। इसके बाद WSM का बीम वाला सेक्शन खत्म होगा, फिर डब्ल्यू बीम चलेगा। सिंगली वाला चल रहा है, याद रखना, सिंगली रेनफोर्स बीम अभी हम पढ़ रहे हैं, डब्ल्यू वाला अलग आएगा। ठीक है, धन्यवाद।